ट्रंप का मजीद कहना था कि अमेरिका का मकसद ईरान की जोहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था और ईरान की तंसीबात खत्म कर दी गई हैं। उनका यह भी कहना था कि बहुत से अहदाफ रह गए हैं, अमन ना हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे भी जाएंगे। अमेरिकी सदर ने इसराइली वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें मुबारकबाद भी दी और कहा कि हमने टीम के तौर पर काम किया है। ट्रंप ने ईरान को जवाबी हमले की सूरत में संगीन नताइज की धमकी भी दी है। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईरान की जोहरी तंसीबात को निशाना बनाने का सदर ट्रंप का फैसला तारीख बदल देगा। अमेरिका ने वो कर दिखाया है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ईरानी वज़ीर खारजा ने अमेरिकी हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। इस्तांबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि अमेरिका ने जोहरी तंसीबात पर हमला करने की जारियत की, अब नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। अपनी सालमियत और आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरानी वज़ीर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। उधर ईरान ने अमेरिकी हमले की तस्दीक करते हुए कहा है कि हमले से पहले तीनों साइट्स खाली करवा ली गई थी। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद मौजूद नहीं जो खराज का बायस बनता। ईरानी एटमी तवानाई इदारे का कहना है कि तंसीबात पर अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान पुरअमन एटमी सरगर्मियां जारी रखेगा। ईरान ने वाज़ेह किया है कि फर्दू की जोहरी तंसीब के आसपास ताबकारी के फैलाव के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ईरान की जोहरी तंसीबात पर अमेरिकी फिजाई हमले के बावजूद ताबकारी की सतह मामूल के मुताबिक है और किसी इजाफे की कोई इत्तला नहीं मिली। उधर ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि फर्दू के दाखिली और खारजी रस्ते पर सिर्फ 2 सुरंगों को नुकसान पहुंचा है। ट्रंप फर्दू जोहरी तंसीबात को तबाह करने के हवाले से चकमा दे रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राफ पर एक पोस्ट में कहा है कि अमेरिका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल तो हो गया है और अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने मुमकिना जाननशीनों के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ कर दिए हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर को खदशा है कि इसराइल या अमेरिका उनको कत्ल करने की कोशिश कर सकते हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी हमले का ऐलान कर दिया है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान मशरिक़ वुस्ता में तमाम अमेरिकी असासों को निशाना बनाएगा। यूरोपीय यूनियन का कोई भी बहरी बेड़ा यूरोप नहीं पहुंच सकेगा। अब हमारे लिए जंग शुरू हो चुकी है। खित्ते में मौजूद हर अमेरिकी शहरी या फौजी अब हदफ है। जबकि ईरान ने जोहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमलों के बाद इसराइल पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए हैं। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में मुतअद्दिद धमाके सुने गए। सहूनियों पर खौफ तारी हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने इसराइल को मिसाइलों से निशाना बनाया। बैतुल मक़दस और तेल अवीव के ऊपर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान की तरफ से इसराइल की अहम तंसीबात को भी निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब की तरफ से यह दावा किया गया है कि ईरान ने पहली बार इसराइल पर खैबर मिसाइलों से हमला किया है। अल जज़ीरा ने इसराइली मीडिया के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान के मिसाइलों के हमले के नतीजे में कम अज कम 11 इसराइली जख्मी हो गए हैं। जबकि अरब मीडिया का कहना है कि ईरान के ताज़ा हमलों में इसराइल का दिफाही निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया है। ईरान की तरफ से तेल अवीव और हाइफा समेत मुतअद्दिद इसराइली इलाकों में इमारतों को बराह रास्त नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने इसराइल पर 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जबकि इसराइली फौज की तरफ से ईरान की तरफ से मिसाइल हमलों में 10 मुकामात को नुकसान पहुंचने की तस्दीक की गई है। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा मेरे साथ, दिफाई एनालिस्ट, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैम बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मारिया साहिबा, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अमेरिका तो कह रहा था कि 2 हफ्ते उन्हें दें, वो सोच रहा है, देख रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। वहाँ फिर उन्होंने अस्फहान में भी हमला कर दिया, जितने भी उनके जोहरी प्लांट थे, नतंज में भी हमला कर दिया और फर्दू में भी हमला कर दिया और B-2 बम्बर के ज़रिए। अभी किस स्टेज पे आप इन सारे मामलों को देख रहे हैं और जो ब्लफ कॉल अमेरिका की जानिब से की गई, क्या टेक है आपका जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हमें कोई हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। राइट। इज़राइल और अमेरिका के दरमियान जो है एक दफ़ाई माहिदा है, उसके तहत अगर इज़राइल पे कोई भी हमला करेगा तो अमेरिका उसका दिफ़ा करेगा। राइट। और दिफ़ा के बाद ज़ाहिर है अमेरिका के ऊपर बहुत प्रेशर था इज़राइल की तरफ कि वो अपने जंगी अहदाफ हासिल नहीं कर सके थे, बावजूद इसके कि उन्होंने जंग ईरान के खिलाफ एक जंग की शुरुआत की।
और इसलिए उनको अमेरिकन हथियार दरकार थे। जो B-57 तैयारा इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो मतलब और उसके साथ-साथ जो वेपन सिस्टम इस्तेमाल किया है, इसको बंकर बस्टर के तौर पे कहा जाता है और ये समझा जाता है कि ये नीचे गहराई तक पहुँचकर तबाही फैला सकता है। जी। लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये सचमुच वो अहदाफ हासिल कर चुका है या नहीं। क्योंकि अगर कोई रेडिएशन लीकेज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके हम्म। और जो एटमी मवाद है, वो या तो ईरान ने कहीं और मुंतकिल कर दिए या वो उनकी जो मैयर्स है, पैसिव मैयर्स वहाँ तक नहीं पहुँच सके। राइट। और इसके साथ-साथ ईरान ने बावजूद इसके कि इस प्रेशर के बजाय इसके कि वो जंग ख़त्म करे, उन्होंने जवाबी हमला इज़राइल के ऊपर किया है। राइट। तो एक तरह से इस वक़्त बहुत ख़तरात हैं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर ये जंग फैल सकती है और दूसरा ये भी कि अगर अमेरिका ज़्यादा हथियार इस्तेमाल करता है, तो उससे ईरान के ऊपर क्या असर होगा? बिल्कुल सही है। अच्छा, ये आप बेसिकली कह रही हैं कि अगर वहाँ कोई ऐसे इम्कानात नहीं पाए गए तो फिर वो सेफ साइट्स हैं या फिर वहाँ से ईरान उसे उन चीज़ों, अच्छा कितना ये वर्केबल प्लान होता है कि क्योंकि पूरी दुनिया को पता था कि फर्दू में उनके जो हैं वो ज़ेर ज़मीन उनका जो है जोहरी प्लांट है, बाकी सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन हैं, असास, और कितना ये वर्केबल होता है कि इसे आप डिस्प्लेस कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकें? देखिए, प्लांट तो आप मुंतकिल नहीं कर सकते हैं, इसमें तो कोई मतलब मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है वो एक बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग को मूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको जंग का खतरा हो, तो उसमें पैसिव और एक्टिव मेजर्स जो हैं शामिल हो जाते हैं और कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं, उसमें स्टील रीइंफोर्समेंट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। उसमें ये कि अगर वापस भी अटैक हो किसी भी हथियार से, तो वो बुनियादी डैमेज नहीं कर सकते। जैसे कि कुम की फैसिलिटीज़ हैं, कुम जो है वो पहाड़ी सिलसिले के अंदर है। ये जैसे पाकिस्तान ने अपना जब एटमी धमाका किया था, तो आपने चाकी के पहाड़ों की का सिलसिला इस्तेमाल किया था, तानी यानी कि अगर कोई बाहर से हमला भी होता, तो ये मुमकिन नहीं था कि आपकी जो न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट्स हैं, वो इफ़ेक्ट होती। तो इसकी जो जियोग्राफिकल और जियोलॉजिकल जो इसका इम्पैक्ट है, वो वाज़ेह करेगा। इसके अलावा अभी तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से भी ये बात वाज़ेह नहीं है कि कितनी रेडिएशन है और रेडिएशन का फॉल आउट क्या है, क्योंकि दोनों चीज़ें इससे वाज़ेह होंगी। एक तो ये कि सचमुच ईरान वहाँ हथियार अगर बना रहा था तो उसकी नौइयत क्या थी और किस सतह पे खड़े थे, और अगर ये अहदाफ इज़राइल ने हासिल कर लिए तो उसका क्या इम्पैक्ट है, और अगर नहीं किए हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट है। यानी कि दोनों तरीकों से ये सूरत हाल वाज़ेह होती है, लेकिन अभी तक कोई बैनुल-अक़वामी ना तो ऑर्गेनाइज़ेशन और ना ही ईरान की तरफ से वाज़ेह तौर के ऊपर ये बयान आया है कि क्या रेडिएशन फॉल आउट हुआ है, और ना ही अमेरिका की तरफ से। और इससे भी जो ज़्यादा अहम बात है, वो ये है कि अगर ईरान इसके जवाबी हमले में डिमोना रिएक्टर के ऊपर हमला करता है और उससे अगर एटमी मवाद जो है इज़राइल की हदूद में फैल जाता है, तो वहाँ पर रहना जो है नामुमकिन हो जाएगा और ईरान की निस्बत इज़राइल के पास इतना इलाका नहीं है कि वो बार-बार इस चीज़ों को शिफ्ट कर सके। अच्छा, दूसरा जो ईरान की जानिब से कहा गया है कि वो आबनाए हुर्मस, स्टेट ऑफ हुर्मस जो है उसे वो बंद कर सकता है, ये अभी उन्होंने धमकी दी है, तो फिर कैसे मुमकिन है कि पूरी दुनिया इसकी इन्फ्लुएंस में ना आए और ये सारा मैटर जो है रीजनल ना रहे, इंटरनेशनल बन जाए? अभी भी खैर अमेरिका के हमले के बाद इंटरनेशनल प्लेयर्स की जानिब से जितना भी आया है इम्पैक्ट, वो तो इस हद तक ही है कि सिर्फ बयानबाजी तक है। तो अमली तौर पर अगर वो आबनाए हुर्मस को इफेक्ट करता है ईरान, तो फिर क्या सूरत हाल आप देख रही हैं और कितने चांस है इस चीज़ के? देखिए, ये चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर है ये ईरान की टारगेटिंग स्ट्रैटेजी में से एक है और अगर ईरान यहाँ करता है तो हम ये समझ सकते हैं कि दुनिया का जितना भी तिजारत है, जितनी भी तिजारत है, उसमें से तकरीबन 70 से 80% जो है वो बिल्कुल रुक जाएगी, और अगर ये रुक जाती है तो उसका इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस पे, गोल्ड प्राइसेस पे, डॉलर पे और हर चीज़ पे होगा। तो ज़ाहिर है इसमें फिर ये सिर्फ़ ईरान, अमेरिका, इज़राइल का मसला नहीं होएगा, लेकिन सारी दुनिया की तजारत और उनकी डिपेंडेंसी का मसला भी होगा। और इस वक़्त ये वाज़ेह नहीं है कि वो किस तरह उसको ब्लॉकेट करेंगे। वो नेवल ब्लॉकेट करते हैं, फिर एक मसला है अगर वो मिसाइल्स के अटैक करते हैं, तब एक अलग मसला है वो किन शिप्स को लेके जाते हैं। ये डिपेंड करेगा कि वो किस नौइयत का अटैक करते हैं, वो किस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करते हैं और उसके साथ-साथ उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, वो क्या रखते हैं। अच्छा, जैसे आप फरमा भी रही थी और बड़ा खूबसूरती से आपने बताया कि क्या-क्या प्रोबेबिलिटीज़ मौजूद हैं या चांसेस क्या-क्या मौजूद हैं। इन चांसेस में ट्रंप ने तो वाज़ेह कर दिया, उन्होंने कहा कि अगर दोबारा से हमें इस तरह का हमला करना पड़ा और कोई अहदाफ रह गए, कोई टारगेट्स रह गए जो एटॉमिक वेपन्स के टारगेट्स हैं, तो हम दोबारा उन्हें हिट कर सकते हैं।
तो इसका मतलब है कि अमेरिका जो है वो खुली जंग मजीद भी करेगा। फिर ऑप्शंस ईरान के पास क्या बचते हैं और कितनी सख्त उसमें देखो मौजूद है कि वो इन सारे मामलों को ब्लॉकेज की तरफ लेके जाए या बैकफुट पे लेके जाए? और इंटरनेशनल प्लेयर्स को आप कहाँ देख रहे हैं? फ़कत बयानबाजी तक देख रहे हैं या इससे बढ़ के भी हो सकता है कुछ? देखिए, फैसिलिटी को उड़ाना तो एक मसला नहीं है, लेकिन जो असल प्रॉब्लम ये है कि उनका इंटेलिजेंस का नेटवर्क कितनी हद तक वहाँ फ़ाल है। क्योंकि असल जो ताकत है किसी भी एटमी प्रोग्राम की, ज़ाहिर है फैसिलिटी से कुछ ना कुछ नुकसान होता है। लेकिन अगर आप वहाँ से एटमी मवाद ले जाते हैं और अपने साइंसदानों को किसी महफूज़ जगह पे ले जाते हैं, तो दोबारा किसी भी रियासत के लिए अपनी फैसिलिटी को खड़ा करना इतना मुश्किल नहीं। क्योंकि ये नॉलेज तो वहाँ पहुँच चुका है। इसमें कोई मतलब कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब मसला ये है कि कितनी हद तक रूस है और चीन है, वो कितनी हद तक उनकी मदद करते हैं। क्योंकि अगर वो सचमुच उसकी मदद करेंगे, तो ज़ाहिर है ये एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ताकत में तब्दील हो सकता है, ताकत की कंटेस्टेशन में तब्दील हो सकता है। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में ज़ाहिर है अमेरिका के लिए भी ऐसी सूरत-ए-हाल में नहीं जाना चाहेंगे ट्रंप साहब कि जहाँ वो रूस के साथ, चीन के साथ इस सूरत-ए-हाल में कंटेस्टेशन में हों या वो एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएँ। तो इसलिए बड़ा मेजर्ड सा रिस्पॉन्स आया अमेरिका की तरफ से। ये ना तो उनकी सलाहियत के मुताबिक है और ना ही उनकी कैपेसिटी के जिसके तहत। तो इसका मतलब है कि इज़राइली लॉबी अमेरिका सदर के ऊपर असर अंदाज़ ज़रूर है, लेकिन अभी तक वो इतनी ज़्यादा नहीं असर अंदाज़ का हो सकी कि वो पूरे की पूरी जो अमेरिकन मिलिट्री माइट है, उसको जो है इस जंग के अंदर एक साथ दाखिल कर देती है। अच्छा, पाकिस्तान में दानिश्वर हैं और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल अमूर को समझने वाले पर्सनैलिटीज़, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि देखिए हम भी मिले हैं ट्रंप साहब से और मिलने के बाद एक हफ्ते का टाइम भी हमें मिल गया है और इस मामले में अमेरिका जो है वो अटैक करने भी नहीं जा रहा। और दूसरा दूसरा पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने उसे नोबेल अवार्ड के लिए भी जो है वो मुंतखब किया कि इन्हें नोबेल अवार्ड भी दिया जाना चाहिए। अभी पाकिस्तान जो है उसका दफ्तर खारजा की तरफ से तो स्टेटमेंट आ गया, लेकिन आप समझती नहीं कि ये बहुत जल्दी में किया गया? इस तरह शायद ना किया जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। देखिए 2 मामलात हैं और दोनों मामलात को हमें जहाँ एक साथ देखना भी चाहिए, लेकिन वहाँ उसके साथ-साथ आपने अपनी सूरत-ए-हाल को भी देखना है। आपके पास जो सूरत-ए-हाल थी, ज़ाहिर है उस वहाँ एक एटमी जंग का एक बहुत बड़ा खतरा था ठीक। और ऐसे खतरे के अंदर अगर कोई भी मुल्क आपकी इस जंग को जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ईरान की और इज़राइल की जो जंग है, बावजूद इसके कि दोनों साइडें एक तरह से विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन इस वक़्त विक्ट्री का जो नोशन है या सुलह की की कैपेसिटी है वो मौजूद नहीं है। ठीक। अमेरिका बड़ी हद तक हिंदुस्तान के ऊपर असरअंदाज़ हो सका और उसके तहत ज़ाहिर है जो साउथ एशिया में उसका किरदार है उसके ऊपर हम मस्बत तरीके से देखते हैं। जो उनका किरदार मशरक़ वस्ता में है वो ज़ाहिर है मनफ़ी है और इस वक़्त जो ईरान के साथ कर रहे हैं वो नाक़ाबिले कबूल है। तो हमें जो पॉलिसीज़ हैं, जो फ्रेमवर्क्स हैं, उनको जहाँ कुछ जगहों के ऊपर आपको जब देखेंगे कि ओवरलैप कर रही हैं और कुछ जगहों के ऊपर आपको स्पेस क्रिएट करनी होगी। क्योंकि वहाँ आपका मुकाबला हिंदुस्तान की तरफ से था, ठीक। यहाँ आप इंडिया, इज़राइल, अमेरिका सारी चीज़ों को देख रहे हैं और ये एक डिफरेंट फ्रेमवर्क है। लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है अगर अमेरिका इस जंग में दाखिल होता है तो इसका असर पाकिस्तान के ऊपर होगा और इसका असर इस बात पे भी होगा कि इस खित्ते का मुस्तकबिल क्या होगा।